स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का दोबारा से स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। तो आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ ये जान लेते हैं। पॉलिटिकल का जो हमारा है 6 चैप्टर वो लेके आई हूँ। देखिए चैप्टर का नाम है पर्यावरण और संसाधन। जो पर्यावरण और संसाधन के बारे में जानेंगे हम। आप ये सोच रहे होगे मैम ये पर्यावरण संसाधन ये तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, हम इस पॉलिटिकल में क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जब सारे देशों की सरकार मिलकर तक सहयोग नहीं करेंगी तब तक इस पे कोई किसी प्रकार का सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। तभी जाके पर्यावरण में सुधार हो सकते हैं। सुधारों को करने के लिए ही हमें सभी देशों की नजर, सभी देशों की सरकार की नजर इस पे लाने के लिए इसे राजनीति में जो ये ज्योग्राफी का चैप्टर है उसे पॉलिटिक्स में पढ़ा जा रहा है। अब समझ आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम किन किन चीजों को कवर करने वाले हैं ये जान लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए हम पर्यावरण में विभिन्न जो समस्याएं होती हैं हम जानेंगे बेसिकली कि जो पर्यावरण से संबंधित क्या समस्याएं होती हैं, पर्यावरण एक हमारे लिए किस प्रकार की समस्या बन रही है। फिर हम रियो सम्मेलन के बारे में जानेंगे। जो रियो सम्मेलन है इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। आपके पेपर में आ सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन के बारे में वर्णन कीजिए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि रियो और पृथ्वी सम्मेलन दोनों ही एक है। तो देखिए इसके बाद संसाधन की भू राजनीति के बारे में जानेंगे कि जो संसाधन होते हैं उनको कौन कौन संसाधन होते हैं, ठीक है। उसकी भू राजनीति के बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे विश्व में स्थायी संपदा। देखिए विश्व में स्थायी संपदा यानी जो विश्व की सभी की संपदा है, यानी किसी एक व्यक्ति की निजी संपदा नहीं है। जैसे अंटार्कटिका ले सकते हैं, हम वायुमंडल ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो विश्व की सभी की संपदा है। अगर आप ये कहो कि नहीं ये अमेरिका की, नहीं ये भारत की, ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। यानी सभी के बीच में जो ये संपदा होती है इसका बराबर बराबर बंटवारा किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो देखिए हम जानने वाले हैं कि पर्यावरणिक समस्या। अगर मैं आपको प्राचीन समय की बात बताऊं, जब मानव जो है आया था पृथ्वी पर, तब ये पर्यावरण किसी प्रकार की समस्या ही नहीं थी। मानव का बस ये होता था कि वो अपना जीवन निर्वाह करे और अपने लिए खाना ले सके, यानी 2 रोटी मिल जाए उसे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, इतना ही काफी होता था। बाद में मानव आधुनिकता की होड़ में अंधा होता गया और उसने अंधाधुंध वो पेड़ों को काटा, प्रकृति का ह्रास किया, इतना ज्यादा प्रकृति का ह्रास किया कि पर्यावरण एक समस्या बनकर हमारे सामने उभर गया। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसे बताया गया है 1960 के दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। अभी क्या हुआ कि 1960 में पर्यावरण की समस्याएं हमारे सामने वो लगातार देखने के लिए मिली हमें, और इसने जोर पकड़ लिया इसके मुद्दे ने। देखिए उसके बाद क्या, पर्यावरण के मसले पर विभिन्न देशों की बात करने के लिए तैयार। अब पहले तो विभिन्न देश पर्यावरण के मसले पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो कहते थे हमारा पर्यावरण तो ठीक है, सुरक्षित है, स्वच्छ है, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। परंतु बाद में 1960 के दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा, यानी कि बहुत सारी समस्या आने लग गई और सभी देशों को ऐसा लगा, जो विभिन्न देश थे उन्हें ऐसा लगा कि हाँ पर्यावरण एक समस्या है, बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो मानव जाति का ह्रास हो जाएगा, मानव जाति धरती पर रहना उसका दुर्भर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद क्या, पर्यावरण में विभिन्न समस्याएं। अब हम जानेंगे कि किस किस प्रकार की समस्याएं हैं जो कि 1960 के दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। जब लोग इसे अनसुना कर रहे थे, अचानक से ही इन्होंने इसको क्यों सुधार करने की बात की। देखिए इसमें बताया गया है कृषि योग्य भूमि घट रही है। अब क्या हो रहा है, पहले जो हमारी मिट्टी, जो हमारी भूमि, जो हमारी मातृभूमि इतनी उपजाऊ हुआ करती थी, इतना ज्यादा उसका ह्रास किया गया है कि मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आने लग गई है, ठीक है। मिट्टी बंजर होने लग गई है। इसके चारगाह में जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, वो अपने गाय पशुओं को चराने के लिए लेके आते हैं खेतों में, कहीं भी आपने खुद देखा होगा गाँव में। अब देखिए वो जो चारे होते हैं वो क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। इसके बाद क्या है, इसमें मत्स्य भंडार घट रहा है। लोगों ने इतना ज्यादा पानी को दूषित किया, आप ये कह सकते हैं, और साथ में इतना ज्यादा मत्स्यों को यानी मछलियों को इतना मारा कि मत्स्य भंडार में कमी आ रही है। देखिए मनुष्य कितना ज्यादा लालची, लोभी हो गया है, किस प्रकार की हानि की है पृथ्वी को। इसके बाद क्या बताया गया, मत्स्य भंडार में कमी आ रही है। जल वो बहुत ही प्रदूषित हो रहा है। लोग यहाँ वहाँ आवागमन
आगमन करते हैं तो वो समुद्र तटीय इलाकों पे क्या किया जाता है, वो कैन को पीते हैं, जूस जो भी पीते हैं, जो भी खाते हैं, वहीं पर वो समुद्र के यहाँ फेंक देते हैं, वो डस्टबिन में नहीं डालते हैं, जिससे समुद्र जो है वो बहुत ज्यादा ही क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। और देखिए इसके बाद क्या है, जो उद्योगपतियों का, जो उद्योगपति उद्योग करते हैं उसका धुआं भी जो है वो पर्यावरण को बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद हैगा हमारा जल की कमी हो रही है, जल गंदा हो रहा है, जल की कमी हो रही है, जल हमारे लिए बहुत ही अनमोल होता है। इसके बाद देखिए खाद्य उत्पादन में कमी हो रही है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब भूमि है, जो हमारी जमीन है, जो हमारी मातृभूमि है, उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी तो कृषि अच्छी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो खाद्य में क्या हो रही है, खाद्य उत्पादन में कमी हो रही है। इसके बाद क्या है, विकासशील देशों में पानी का, जो विकासशील देश है यानी हम जैसे देश जो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, उनमें किस चीज की कमी हो रही है, स्वच्छ पानी की। हमें स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद हैगा वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, मनुष्य वनों को अंधाधुंध काट रहा है अपने लाभ के लिए। इसके बाद हैगा जैव विभिन्नता को बहुत ही हानि हो रही है, जो जैव विभिन्नता है उन्हें बहुत ज्यादा ही हानि हो रही है, जीवों को बहुत ज्यादा ही हानि हो रही है। इसके वजह से जीवों का जंगलों में रहना दुर्भर हो गया है। इसके बाद देखिए ओजोन परत सबसे बड़ी समस्या, आप ये कह सकते हैं ओजोन परत में हानि हो रही है, उसमें छेद हो गया है, जिससे कि पराबैंगनी किरणें आती हैं और जिससे कि कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है घातक। तो आप ये समस्याएं देख रहे हैं। इसके बाद क्या है, संयुक्त राष्ट्र संगठन ने मानव रिपोर्ट जो है 2016 के अनुसार, कब 2016 के अनुसार विकासशील देशों में जो है 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ पानी जो है वो उपलब्ध नहीं। आप ये देख रहे हो 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है, कितनी बड़ी समस्या है। पिछली बार मैंने वीडियो में वैश्विक तापमान वृद्धि के बारे में आपको बहुत ही भरपूर जानकारियां दी थी। उसमें बोलते बोलते मेरी टंग थोड़ी सी फिसल गई थी। इसमें क्या हुआ था कि मैंने 2 इंच बोल दिया था। 2 मीटर अगर समुद्र तल का पानी और उठ जाता है तो इससे क्या है कि बांग्लादेश को 20%, थाईलैंड जो है उसे 50% नुकसान होगा। तो ये थी समस्या, मैंने आपको बता दिया है। देखिए इसके बाद हमने इस चीज के बारे में जान लिया। तो देखो इसमें हमने क्या समझ लिया, पर्यावरण से विभिन्न जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में हमने विस्तार से विश्लेषण कर लिया है, चर्चाएं कर ली है। अब चलिए हम जानते हैं रियो सम्मेलन के बारे में। रियो सम्मेलन है क्या, उससे पहले हम जानेंगे समकालीन विश्व में किस प्रकार की समस्याएं होती हैं। इसे लेकर कुछ विद्वानों के समूह ने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें ये बताया गया था जनसंख्या जो बढ़ती है उसके द्वारा संसाधन जो होते हैं उसका ह्रास होता है। अगर आपने खुद देखा हो किसी भी देश में अगर जनसंख्या बढ़ती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि रिसोर्सेज को लेकर जो है समस्याएं आती हैं, यानी संसाधनों का लगातार ह्रास होता रहता है। तो ये समस्या सबसे बड़ी होती है। तो विद्वानों के समूह ने सब बताया था, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी थी क्लब ऑफ रोम में। ठीक है, तो चलिए हम रियो सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। रियो सम्मेलन है क्या। 1992 में रियो सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इतना समझ आया कि रियो सम्मेलन था क्या। इसमें 1992 में जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो है रियो सम्मेलन हुआ था। उसके बाद यूएनओ का पर्यावरण विकास के मुद्दे पर सम्मेलन। अब इसमें क्या है, यूएनओ का जो पर्यावरण मुद्दों पर जो है विकास को लेकर सम्मेलन, चर्चाएं हुई यूएनओ में कि पर्यावरण में किस प्रकार से सुधार किए जा सकते हैं, इसे लेकर। इसी प्रकार से इसमें कितने देश शामिल है, 170 देश जो है इसमें शामिल है। किसमें, रियो डी जेनेरियो यानी कि जो रियो सम्मेलन है उसमें टोटल 170 देश शामिल है। ये समझ आ गया हमें। और इसके बाद क्या है, इसमें हजारों स्वयंसेवी संगठन जो है वो शामिल है। क्या, हजारों स्वयंसेवी संगठन। और देखिए इसमें बताया गया कि बहुराष्ट्रीय निगम भी शामिल है इसके अंतर्गत। सम्मेलन 5 वर्ष 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट जो है बनाई गई थी। क्या, 5 वर्ष पूर्व 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट बनाई गई थी। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके हैं आगे चलकर जो है वो टिकाऊ साबित नहीं होंगे। हमें सही ढंग से जो है विकास करना है। इस प्रकार से विकास नहीं करना है कि पर्यावरण का इतना ह्रास किया जाए। हमें इस प्रकार से विकास करना है कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, यानी पर्यावरण को साथ लेकर विकास करना है, आर्थिक विकास करना है हमें। तो ये बताया गया था जो हम चालू तौर तरीके कर रहे हैं वो आगे चलकर शायद टिकाऊ साबित ना हो, इसीलिए हमें जो है वो इस प्रकार से विकास करना है कि पर्यावरण में किसी भी प्रकार का नुकसान न देखने के लिए मिले। ठीक है, ये बताया गया है।
इसके अंतर्गत विश्व के दक्षिणी गोलार्ध में औद्योगिक विकास की मांग अधिक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यह मान लीजिए पूरा गोलार्ध है, ठीक है, मान लीजिए पूरा का पूरा गोलार्ध है, इसका जो ऊपरी भाग है, उत्तरी भाग है, वो विकसित देशों का है। आपको अधिक से अधिक जो है उत्तरी भाग में विकसित देश दिखेंगे, जैसे अमेरिका जैसे देश आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें विकासशील देश दिखेंगे, यानी विकासशील देश है वो क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। 1980 में जो है पहला जो है पर्यावरण यानी बांध विरोधी आंदोलन चलाया गया था, दक्षिणी गोलार्ध के लोगों के द्वारा ही चलाया गया था। तो आपको अगर मैं बताऊं, अब दक्षिणी गोलार्ध के लोग क्या करेंगे, वो उन्होंने विकास नहीं किया है, उन्हें आजादी मिली, वो सही ढंग से विकास नहीं कर पाए हैं, अभी वो आधुनिक हो रहे हैं, तो इन्होंने पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाया है, इतना समझ लीजिए। इसके बाद क्या है कि इसमें बताइए कि इन्होंने औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल की। अब इन्हें विकास करना अत्यंत आवश्यक है, जब वो औद्योगिक विकास करेंगे तभी वो जो है विकसित देशों में गिने जाएंगे, वो विकसित देशों में खड़े उतर पाएंगे, तो इसीलिए वो औद्योगिक होना चाहते हैं। देखिए इसी प्रकार से इस कारण विश्व के कई भागों में खनिज आंदोलन की आलोचना, यानी ये बताया गया है कि विरोध हुआ। इसमें बता रखा है कि विभिन्न जो देश है उसमें खनिज उद्योग जो होते हैं, उद्योगों को लेकर इन लोगों ने आलोचना की। इन्होंने बोला कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, इनका ये मानना था। देखिए उदाहरण के लिए फिलीपींस के कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी बेस्टियन माइनिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ जो है वो एक अभियान चला दिया। तो ये आपको उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया है। तो इसमें बेसिकली रियो सम्मेलन में यही बताया गया है कि कितने स्वयंसेवी संगठन है, हमने ये समझ लिया। अब देखिए हम संसाधन की भू राजनीति के बारे में जानने वाले हैं कि जो सभी देश हैं विश्व के, उनके पास किसी न किसी प्रकार का संसाधन रिसोर्सेस है। अब मैं आपको बोलूं विश्व का सबसे बड़ा जो तेल का देश है, ठीक है, वो अरब है, सऊदी अरब है। दूसरे नंबर पर इराक आता है ना। तो ये देख रहे हो इनके पास क्या है कि तेल का खजाना है ना। इसी प्रकार से किसी देश के अंदर जो है वो लकड़ियां हैं और इसी प्रकार से इमारतें हैं। किसी देश में खनिज संसाधन बहुत ही अच्छे मिलते हैं ना। तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं और रिसोर्सेस के कारण ही जो है वो लड़ाइयाँ होती हैं। दूसरे देश ये चाहते हैं कि छोटे देशों पर कब्जा कर अपने मनपसंद सरकार वहां पर स्थापित कर उनके संसाधनों का उपयोग करे अपने विकास के लिए। तो हमने ये समझ लिया बेसिकली इसमें क्या होता है। इसमें वही रिसोर्सेज आ गए आपके, जल एक रिसोर्स है, ठीक है, तेल हमारे रिसोर्स हो गए, इमारती लकड़ी हमारे रिसोर्स, खनिज जो पदार्थ होते हैं वो हमारे रिसोर्सेज हो गए। तो आप ये ले सकते हैं इसके अंतर्गत। विश्व में साझी संपदा। अब विश्व में साझी संपदा के बारे में बताया गया है कि विश्व में जो साझी संपदा होती है यानी कि वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, यानी उस पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता है। अगर उदाहरण दूं कि आपके गाँव में जब सभी परिवार के लोग एक साथ रहते होंगे, दादा दादी नाना नानी सभी लोग एक साथ रहते होंगे, मामा मामी, तो इससे क्या होगा कि संयुक्त राष्ट्र जो आपके परिवार में सभी लोग होंगे तो उनका जो चूल्हा होगा, संयुक्त परिवार का चूल्हा जो है वो एक साझी संपदा है। उसमें बंटवारा नहीं होता कि आधा चूल्हा मेरा है आधा चूल्हा मेरा है, उसमें सभी खाना बनाते हैं। चारगाह जो होते हैं, मैदान जो होते हैं, मैदान में सभी व्यक्ति जा सकते हैं, सार्वजनिक संपदा है। तो ये क्या है, साझी संपदा है। आपने ये समझा कि साझी संपदा वो संपदाएं होती हैं जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर पूरे देश के लोग यानी पूरे जो है भारत के लोगों को लेके दूसरे देश जो है उन सभी देशों को मिला के जो है उनका अधिकार भी होता है, यानी किसी एक का नहीं, से हमारे भारतवासियों का नहीं, सभी का उस पर अधिकार होता है। जैसे वायुमंडल ले सकते हैं, अंतरिक्ष ले सकते हैं, अंतरिक्ष में कई लोग जाते हैं, अमेरिका के लोग भी जाते हैं, जापान के लोग भी जाते हैं, चीन के लोग भी जाते हैं, हम भारतवासी भी जाते हैं। तो आपको ये बताने का पर्पस है कि वो जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, अगर एक व्यक्ति का होता तो दूसरा व्यक्ति नहीं जाने देता। तो इसी प्रकार से अंटार्कटिका वो भी किसी एक व्यक्ति का नहीं है। तो यहीं पे हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को